साथ जुड़ गए हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को फाउंडर एंड सीईओ सौरभ मुखर्जी। सौरभ सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, जब से युद्ध की शुरुआत हुई है निफ्टी ने 3000 पॉइंट गंवा दिए हैं। आपको क्या लगता है सर कि बॉटम के हम आसपास हैं या फिर अभी गिरावट बाजार में और अभी गहरी होगी? क्या सेंस मिल रहा है सर आपको? देखिए, युद्ध शुरू होने के पहले भी इंडिया की हालत काफी नाजुक थी। करीबन 2.5 साल से अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी की सिंगल डिजिट पे आ रही है। काफी रिमार्केबल सिचुएशन है। मुझे अपने करियर में ऐसा कोई दौर याद नहीं आ रहा है कि साल पे साल, क्वार्टर पे क्वार्टर निफ्टी ईपीएस ग्रोथ 5-6%, मतलब इतना फीका ईपीएस ग्रोथ मैंने अपने करियर में बहुत बहुत रेयरली देखा है। सो इंडिया की इकोनॉमिक हालत काफी नाजुक थी युद्ध के पहले ही। जाहिर है युद्ध का जो झटका लग रहा है, तेल का प्राइस राइज, गैस की कमी, अब आने वाला जो आरबीआई का रेट हाइक है, उससे इकोनॉमी पे और असर पड़ेगा और एक कमजोर ईपीएस, कमजोर मार्केट में, कमजोर इकोनॉमी में और भारी प्रहार आएगा। तो मेरे ख्याल से सावधानी बरतने का टाइम है। पिछले 10 वर्षों में काफी अच्छा पैसा बना है इंडियन मार्केट में। कोई भी स्टॉक मार्केट सिक्लिकल होती है, उतार चढ़ाव रहते हैं। तो आई थिंक अगले 1 साल में युद्ध खत्म भी हो गई तो अगला 1 साल इंडिया के लिए टफ रहेगा और स्टॉक मार्केट के लिए डिफिकल्ट रहेगा, अर्निंग्स के लिए डिफिकल्ट रहेगी। तो उस मुताबिक सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी बरत के ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दुनिया में दूसरे मार्केट्स में वैल्यूएशन कम है, अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया के मुकाबले ज्यादा है। तो ईस्ट एशिया जाए, यूरोप जाए, अमेरिका जाए, कनाडा जाए, अच्छा निवेश का मौका दुनिया में बाकी देशों में भी मिल रहा है। तो डाइवर्सिफाई कीजिए ग्लोबली। इंडियन मार्केट में भी स्मॉल एंड मिड कैप में अच्छे बार्गेन्स मिल रहे हैं, वहां उस तरफ भी देखिए। बट जो जोश प्रहार था पोस्ट कोविड इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो शायद आने में कुछ साल लगेंगे फिर से। कुछ साल लगेंगे सर? सौरभ सर, कितना टाइम लग जाएगा डैमेज कंट्रोल होने में? क्योंकि पहले हमारे मैक्रोज कम से कम अच्छे थे, वैल्यूएशन हमारे फेवर में नहीं थे। अभी मामला उल्टा हो गया है, वैल्यूएशन तो काफी हम देखने के अट्रैक्टिव हो गए हैं लेकिन मैक्रोज डिस्टर्ब हो गए हैं। और आप ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो सर कितना समय और अभी लगेगा जो प्री वॉर के जो लेवल्स है उसको अचीव करने में? तो देखिए, ये वाला जो मुद्दा है, राइट, जो काफी लोग सोचते रहते हैं कि इंडिया के मैक्रोज अच्छे थे युद्ध के पहले, उससे मैं सहमत नहीं हूं। तो पिछले 2-2.5 साल से जिस टीवी चैनल में भी मौका मिल रहा है, मैं बोले जा रहा हूं कि इंडिया की स्थिति नाजुक है बिकॉज नौकरी नहीं क्रिएट हो रही, व्हाइट कॉलर जॉब्स की कोई क्रिएशन नहीं है। इस मुद्दे पर मैंने किताब भी लिखी है, अगर आपके दर्शक पढ़ना चाहें तो ब्रेक पॉइंट पढ़ सकते हैं। ब्रेक पॉइंट आराम से मिलता है किताबों की दुकान पे, अमेजोन पे। तो हमने ब्रेक पॉइंट पे समझाया है, मैं पिछले 2 वर्षों में अपने पॉडकास्ट में समझा रहा हूँ कि हमारे देश में नौकरियां नहीं क्रिएट हो रही। अगर आप नौकरी नहीं क्रिएट करोगे तो आपकी कंजम्पशन की गाड़ी रुक जाएगी। कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी का 60% है। तो कंजम्पशन की गाड़ी इंडिया की रुकी पड़ी है लास्ट 2-2.5 साल से। भारत सरकार ने, टू गिव देम क्रेडिट, प्रयास किया है टैक्स कट करके कंजम्पशन को फिर से प्रोत्साहन देने का। बट आप टैक्स कट करके कितना ही भगा सकते हो इतने बड़े एक इकोनॉमी में? तो 2-3 महीना चला कंजम्पशन का गाड़ी टैक्स कट के बदौलत, बट वो वैसे भी आई थिंक वो शुगर रश जा रहा था। तो बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से अगले 1-2-3 साल में इंडिया के लिए रहेगा कि हाउ डू वी गेट जॉब्स, लोगों के लिए आमदनी, लोगों के लिए नौकरी कैसे ढूंढे। बिकॉज नौकरी के बिना हमारी देश की मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं है कंज्यूम करने के लिए। ऑलरेडी इंडिया में मिडिल क्लास का जो डेट है, पर्सनल लोन, कार लोन, मॉर्गेज, हम दुनिया के सबसे कर्जदार मिडिल क्लास में से की गिनती में हमारी आ जाती है। इंडियन मिडिल क्लास दुनिया के मोस्ट इंडेटेड में अभी गिनी जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ वर्ष लगेंगे टू गेट द जॉब क्रिएशन स्टोरी गोइंग अगेन। प्रमोटर्स को कैपेक्स करना पड़ेगा, प्रमोटर्स को नई जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। वो रातों रात नहीं होने वाला। अगर कल युद्ध रुक भी जाए तो मुझे जॉब क्रिएशन की स्टोरी आने में मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सावधानी बरते, धैर्य रखिए, इंडिया के अंदर डाइवर्सिफाई कीजिए, ग्लोबली डाइवर्सिफाई कीजिए। पूरा गिफ्ट सिटी के जरिए से आईएफएससी ने आपको पूरे दुनिया का एक्सेस दिया है, लो कॉस्ट टैक्स एफिशिएंट एक्सेस है। अपने पोर्टफोलियो के पूरे दुनिया में डाइवर्सिफाई कीजिए। याद रखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया का मार्केट का केवल 3% है। तो बाकी 97% दुनिया आपका इंतजार कर रही है। तो आप ग्लोबली डाइवर्सिफाई करें रादर देन सेइंग सारे पैसे में इंडिया में लगा के प्रार्थना करूंगा। तो सौरभ सर, आप मतलब क्या कह रहे हैं कि बाजार में अगर मान लीजिए हमारे 2-3 साल खराब होने हैं
जब पैसे नहीं बन रहे हैं या फिर ये चैलेंजेस बने रहने हैं, तो क्या यहाँ से पैसे निकालने चाहिए, एग्जिट लेनी चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड्स में भी हम रिडीम कर लें और ये पैसे फिर निकाल के बाहर के देशों में फिर मौके लोग तलाशें? हालांकि उसकी आदत अभी इंडियन इक्विटीज में इंडियन इन्वेस्टर्स को थोड़ी कम है, लेकिन जरा बताइए विस्तार से कैसे किया जा सकता है सर ये? तो आपने दो अलग अलग मुद्दे छेड़े हैं, मैं दोनों को एड्रेस करता हूं। मैं मार्केट टाइमिंग की सलाह नहीं दे रहा जी। मैं मार्केट टाइमिंग की सलाह नहीं दे रहा, मुझे नहीं आता मार्केट टाइमिंग करना। कोई दूसरा अगर आपके चैनल में आके मार्केट टाइमिंग आपके दर्शकों को समझा सकता है तो बताइए उसको। मैं जो सलाह दे रहा हूं कि डाइवर्सिफाई करिए, इंडियन इक्विटीज में डालिए, ग्लोबल इक्विटीज में डालिए, सोने चांदी में डालिए, बॉन्ड्स में डालिए, कुछ पैसा कैश में रखिए, राइट? बिग 5 एसेट्स बोलते हैं इसको, ग्लोबल इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज, प्रेशियस मेटल्स, कैश, बॉन्ड्स, बिग 5 एसेट्स, इसमें डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो काफी सारा डेटा है, दशक पे दशक डेटा है कि आपका 13-14% सालाना बन जाता है अक्रॉस गुड ईयर्स एंड बैड ईयर्स। सो मैं सलाह वो दे रहा हूं कि डाइवर्सिफाई करने की, मैं मार्केट टाइमिंग की सलाह नहीं दे रहा। प्रैक्टिकल बात करूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, हमारे से बैठे बैठे दिन रात क्या कर रहे हैं, हम 3 चीजें कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि देखिए जो माहौल इंडिया में बना हुआ है, वहां पे दवाई की कंपनी, फार्मा कंपनीज, उसकी जो सप्लाई चेन है वो ठीक ठाक करेगी। रुपी पिट रही है तो जाहिर है फार्मा कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उसकी अर्निंग्स को फायदा रहेगा। दूसरा हम कर रहे हैं कि जैसे जैसे रुपी 100 की तरफ भाग रही है और इंडिया की FTA साइन हो रहे हैं, इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का सेक्टर मेरे ख्याल से अच्छा करेगा अगले 3-4 वर्षों में। तो हम टेक्सटाइल कंपनीज, ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, दवाई के कंपनी जो एक्सपोर्ट मार्केट में खेलते हैं, उनके शेयर्स उठा रहे हैं। वो शेयर डेली बेसिस पे शेयर्स गिर रहे हैं, तो अच्छे भाव में हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग के शेयर्स मिल रहे हैं। और तीसरी बात, जैसे मैं बोल रहा था, हम अपने क्लाइंट्स को दुनिया भर में निवेश करवा रहे हैं, कनाडा में, USA में, स्वीडन में, जर्मनी में, हॉलैंड में, ताइवान में। गिफ्ट सिटी के जरिए से हम ग्लोबली अपने क्लाइंट्स को डाइवर्सिफाई करा रहे हैं। तो ये 3 चीजें हमारा काम है, बट जो मैं आपके दर्शकों को मदद नहीं कर सकता इन टाइमिंग द मार्केट, ये जो हम डाइवर्सिफिकेशन का सिलसिला मैं जो समझा रहा हूँ, वो 4 साल से वो काम कर रहे हैं। उसका फायदा भी थोड़ा मिला है। जब इंडियन मार्केट खूब भाग रही थी, लोग मुझे बोल रहे थे क्या फायदा डाइवर्सिफाई करने का, सारा पैसा तो इंडिया में बन रहा है। लास्ट 2 साल में अब लोगों को मेरे ख्याल से धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अगर हम पैसा डाइवर्सिफाई कर ले तो निवेश का एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कहा सर आपने। और देखिए, जो टाइमिंग करने वाले लोग भी होते हैं ना, उनके शॉट्स भी आजकल मिस टाइम हो रहे हैं। बाजार कितना नीचे जाएगा, कहां तक थमेगा, किसी को अंदाजा लग नहीं पा रहा है सर। एक और सवाल सर, आपकी मैं किताब के बारे में ना पढ़ भी रहा था, आपने जो लिखी है किताब ब्रेक पॉइंट, एक बार फिर से दिखा दीजिए, दर्शक शायद हमारे उसके बारे में जानना चाहें। ये आपने बहुत ही डीप रिसर्च, डीप इंसाइट्स के साथ आपने ये किताब लिखी होगी सर। आप बताएंगे सर जरा कि ट्रिगर पॉइंट्स क्या था इस बुक को लिखने के पीछे, कहां से सोच आई कि ये किताब हमें लिखनी चाहिए? हाँ जी। सो 2023-24 में क्या हुआ, मेरे जो सोशल सर्कल में मेरे दोस्त मित्र जो हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी जॉब जाने लगी, राइट? वो कुछ फाइनेंस में काम करते हैं, कुछ IT में काम करते हैं, तो उनकी जॉब जाने लगी बिकॉज उनके कंपनी में ऑटोमेशन आ गया, फाइनेंस में हो या मीडिया में हो, ऑटोमेशन आ गया। उनको जॉब फिर से मिल तो गई, लेकिन कम सैलरी में जॉब मिली, राइट? तो तुम्हारी किसी टीवी चैनल में थे, उनकी जॉब गई, ऑटोमेशन आ गई, उनको जॉब मिल गई, बट यूट्यूब चैनल पे मिला। तो मुझे काफी दिलचस्प लगा कि मेरे जो सोशल सर्कल, मेरे उम्र के 40-50 वर्ष के जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, अगर इनकी जॉब जा रही है तो बाकी देश में क्या माहौल है। तब हमने रिसर्च करना शुरू किया और जो हमने डिस्कवर किया कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इंडिया में लास्ट 40 साल में हाईएस्ट रेट पे है। 80 के दशक में भी इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं था ग्रेजुएट्स में। दूसरा चीज हमने डिस्कवर क्या किया कि जो पे राइज मिल रही है, पे राइज इन्फ्लेशन से कम हो रही है। मतलब कि अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को मद्देनजर रखें तो एक्चुअल बेसिस पे सैलरी नीचे जा रही है। तीसरा है कि सोशल मीडिया में सबको लग रहा है कि मैं भी बिलियनर लाइफस्टाइल लीड करूंगा, मैं भी मालदीव्स में छुट्टी मनाऊंगा और महंगी चीजें, विदेशी कपड़े, फैशनेबल चीजें पहनूंगा, भले ही मेरे पास पैसे हो ना हो, वो पैसे मैं बोरो करूंगा। तो रिटेल डेट, रिटेल बोरोइंग आसमान की तरफ भाग रहा है। जैसे मैं बोल रहा था, डेटा दिखला रहा है हमको कि दुनिया के मोस्ट इंडेटेड
मिडिल क्लास में हम कहला रहे हैं, सैलरी पे दबाव और साथ ही साथ बहुत सारा कर्जा, कंजम्पशन पे दबाव बनेगा। तो 2 साल पहले हमने ये रिसर्च किया कि कंजम्पशन पे दबाव बनेगा, वो बना भी। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, भारत सरकार ने टैक्स कट दिया, अच्छी बात है, उससे थोड़ा सपोर्ट मिला कंजम्पशन को, बट वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं जब तक जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो किताब का जो आखिरी 1/3 है, उस पर हमने समझाया है कि कैसे इंडिया में आमदनी प्राप्त की जाएगी। जो मेरी सोच है, जो किताब में समझाई, कि नौकरी, जॉब्स उस पैमाने पे नहीं मिलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, अपना छोटा छोटा गिग वर्क करना पड़ेगा, और उसकी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट मेंटल जो हमारा वायरिंग है वो है कि हम नौकरी ढूंढेंगे। बच्चा पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ढूंढेगा, वो सोच को तोड़ना पड़ेगा हमारे देश में, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। सौरभ सर, मतलब 3-4 साल पहले, नैरेटिव तो नहीं कहना चाहूंगा, बट ऑब्जर्वेशन से इंडस्ट्री के, कि हमें क्वालिफाइड मैन पावर नहीं मिल पा रहे हैं। जॉब्स तो हैं, बट लोग उतने काबिल नहीं हैं जो नौकरियों को ले सकें। इसको लेकर आपने कोई फाइंडिंग की? दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि एआई ने भी ये जॉब के लैंडस्केप को डिस्टर्ब करने का काम किया है, और ये और ज्यादा अभी आगे डिस्टर्ब करेगा? हाँ जी, तो पहला जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है सटीक है। हमारे देश में क्या हुआ है, जो लोग ग्रेजुएट करके एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करने का जो सोच है, वो काफी एस्टैब्लिश्ड हो गया है, और अनफॉर्चुनेटली वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। नॉट ओनली इंडिया में नहीं है, दुनिया में किसी और देश में एयर कंडीशनड ऑफिस में लैपटॉप में काम करने वाले लोगों की गिनती घट रही है, क्योंकि वो वाला काम, जैसे आप ही समझा रहे हो, एआई इंक्रीजिंगली कर रहा है। आप देखिए, डे बिफोर यस्टरडे ऑरेकल ने 20,000 लोगों की छुट्टी करा दी, जिसमें से आई थिंक 12,000 इंडिया में है। ये वाली जो स्टोरी है, जहाँ पे बड़े जो टेक कंपनीज हैं, बड़े मीडिया कंपनीज हैं, रिटेल कंपनीज, वो इंक्रीजिंगली डेटा का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल करके ऑफिस वर्कर्स की छुट्टी कर रहे हैं। वो दुनिया भर में चल रहा है, बट इंडिया में उसका असर अभी तक पूरी तरीके से आया नहीं है। तो सालाना 80 लाख ग्रेजुएट इंडिया में निकल रहे हैं, बेयरली 3-4% को उसी वर्ष जॉब मिल रही है, बिकॉज बाकी 97% के लिए सिंपली ओपनिंग्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जैसे आप बिल्कुल सटीक बोल रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घर का काम करने वाला, प्लम्बर, फैक्ट्री में फोरमैन, वैसे लोगों की शॉर्टेज है। वैसे जॉब किसी को करनी नहीं है, वैसे जॉब के लिए ना तो ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत है, बट मेहनत करनी है, प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, हाथ के काम का स्किल चाहिए। वहां पे हमारे देश में सप्लाई नहीं है, वहां पे एक्चुअली लोगों की वेजेस ज्यादा है। तो किताब में मैंने दिखाया है कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की एंट्री लेवल सैलरी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की आधी है आज। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर जॉब मिल भी जाए, उसकी जो सैलरी आएगी 2-3 लाख की, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की आधी सैलरी बैठती है। एंड दैट इज बिकॉज सप्लाई नहीं है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, सप्लाई है भर भर के ग्रेजुएट्स की, जिनकी आवश्यकता देश को उस पैमाने पे आज नहीं है। जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं आपके, और बिल्कुल आपने ना मुझे उत्सुकता में डाल दिया है कि अच्छा ये किताब मैं पढ़ूं, थोड़ा इसको और डिटेल से समझूं। क्या है ना कि रोज रोज की मार्केट की बातें, कि अच्छा निफ्टी 400 पॉइंट नीचे की, 500 पॉइंट अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका तो पता नहीं। लेकिन आपने बड़ी ब्रॉडर सेंस से बात की है कि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, फिर कंजम्पशन की ग्रोथ नहीं आएगी, कंजम्पशन की ग्रोथ अगर नहीं आएगी तो फिर इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, इसको लेकर एक सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स आज प्रोवाइड कराने के लिए, और विस्तार से बताने के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको करना क्या चाहिए।